आपका ये प्यारा सा केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर गुंजर आज क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 7 और आज के क्लास में रॉल्स लॉ के बारे में बताया जाएगा। राउल्स लॉ, RAOULTS, राउल्स लॉ एंड वेपर प्रेशर। प्यारे बच्चों, तुम लोग सब्सक्राइब करो इस चैनल को। पहले हम सारा थ्योरी से तुम्हारा बिल्डिंग मजबूत करेंगे, उसके बाद हर टॉपिक का न्यूमेरिकल कराएंगे, और जब फाइनल बोर्ड का एग्जाम हो या जेई मेंस हो या पीएमटी हो तो उसके लिए अलग से कुछ इम्पोर्टेंट, और बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे 2021 के लिए, वो तुमको नहीं मिल पाएगा। और 100% गारंटी के साथ कि अगर मेरे चैनल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप देखिएगा तो बोर्ड में आप एग्जाम के बाद खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या परसेंटाइल आपका जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़िए, तो आपका परसेंटाइल आपके इच्छा अनुसार आएगा, आप जितना चाहिएगा उतना। तो चलिए, समय बर्बाद नहीं करेंगे, कॉपी पेन खोलिए और मेरे साथ साथ लिखिए। नाउ टुडे आई डिलीवर द लेक्चर इंक्लूडिंग वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ। तो वेपर प्रेशर के बारे में हम इससे पहले वाले क्लास में आपको बता दिए थे कि वेपर प्रेशर कहते किसको हैं। एक बीकर लिए और वेपर प्रेशर के लिए कंटेनर को क्लोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्लोज। ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर, गैस का प्रेशर ऑब्जर्व नहीं होगा। और इसमें एक लिक्विड को हम लोग डाल दिए। लिक्विड को एक डेफिनिट टेम्परेचर तक हीट किए, यहां से कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड का वेपराइज हुआ और वेपराइज होकर के यहां पहुंचा। ये जो लिक्विड और ये गैस वेपर दोनों के बीच में एक स्टेट आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब जितना लिक्विड वेपर बनेगा उतना ही वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बना देगा। इन इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ लिक्विड which vaporizes is equal to amount of vapor which condenses into the liquid. That state is called equilibrium state. उस इक्विलिब्रियम स्टेट में गैस है, वेपर फेज मतलब गैस, और गैस के पास प्रेशर होगा। तो ये जो वेपर का मॉलिक्यूल इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। कब? इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो जब हम किसी कंटेनर में क्लोज करने के बाद कंटेनर के लिक्विड को स्लोली हीट करते गए तो वेपराइज किया, एट वंस एक ऐसा समय आया कि लिक्विड का वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम हो गया, यानी जितना वेपराइजेशन उतना कंडेंसेशन। इस स्टेट में जो वेपर फेज का मॉलिक्यूल है या गैस में आ गया, गैसियस फेज में, और गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किस पे? लिक्विड के सरफेस पे। दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ओके, तो यहां तो सिर्फ एक लिक्विड लिए। अब डियर स्टूडेंट, हम आपको उस दिन बताए थे when we prepare or making the solution, the some amount of solute is dissolved in solvent, then you get the solution. थोड़ा सा अमाउंट में कोई भी सॉल्यूट डालेंगे सॉल्वेंट में तो वह सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो
In this chapter, we consider about binary solution. Solution of two component. Binary solution का मतलब solution of two component. तो solution of two component में एक component क्या होगा? solute और दूसरा component क्या होगा? solvent. तो ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम NCERT को फॉलो करेंगे, उसके बाद आपको टिपिकल न्यूमेरिकल, टिपिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन सारे चैप्टर का करवाएंगे। तो कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी बनाएगा। ओके, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बना सॉल्यूशन, और फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट लेक्चर से ये आपको हम बता रहे हैं, कंपोनेंट 1 इज सॉल्वेंट एंड कंपोनेंट 2 इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हो गया कंपोनेंट 2 और सॉल्वेंट हो गया कंपोनेंट 1। ओके, तो प्योर स्टेट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लीजिए ये कंपोनेंट 1 है, तो ये जो वेपर प्रेशर आया इसको P01 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? P01। और पढ़ेंगे कैसे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। अभी आपको रॉल्स लॉ के बारे में नहीं लिखना है, अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ चीजें, डायग्राम बना हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं करना है। अभी जो हम समझा रहे हैं इसके बारे में पहले आपको कंसेप्ट लेना है, ठीक है? तो P01 यहाँ पर सिर्फ कंपोनेंट 1 था, सिर्फ सॉल्वेंट था, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल नहीं था, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, ठीक है? ये हो गया कंपोनेंट 1। यहाँ पे P01 जो आया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। सिमिलरली अगर हम प्योर कंपोनेंट 2 ले लें और यह भी वोलाटाइल हो, कंपोनेंट 2 भी क्या हो? वोलाटाइल हो, कंपोनेंट 2 यह भी वेपराइज करने वाला हो, यानी सॉल्यूट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज volatile which vaporizes and one is non volatile which do not vaporize। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर नहीं मिलेगा, वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर मिलेगा, ठीक है? तो कंपोनेंट 2 का भी जो वेपर प्रेशर आया ये वोलाटाइल है। कंपोनेंट 2 क्या है? वोलाटाइल है। कंपोनेंट 2 वोलाटाइल है, कंपोनेंट 2 वोलाटाइल सॉल्यूट है, वोलाटाइल सॉल्यूट, ये भी वेपराइज करेगा। तो सिर्फ कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट 1 का जो मोल फ्रैक्शन है इसमें 0 है, कुछ नहीं है, अकेला कंपोनेंट 2 है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे डियर? P02। अब इसको क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। तो जब प्योर लिक्विड का निकालेंगे, कोई भी लिक्विड हो प्योर स्टेट में, कोई मिक्सिंग नहीं किया हुआ हो, अकेला हो, एलोन हो, सिंगल हो, तो उसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो P01, P02। इन एनसीईआरटी 1 कंपोनेंट फॉर सॉल्वेंट एंड 2 कंपोनेंट फॉर सॉल्यूट, याद रखना इस चीज को, ठीक है? अब नेक्स्ट अब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कब बनेगा? जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट को मिला देंगे। सॉल्यूशन कब बनेगा? सॉल्यूशन कब बनेगा? जब हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला देंगे।
तो सॉल्यूट कितना नेचर का हो गया? दो नेचर का, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल में हम आपको उस दिन बताए थे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, when in water you add some amount of ethanol, ethanol is a volatile solute which also vaporizes, but urea, sucrose, all are non-volatile solute, all are non-volatile solute। तो अभी हम एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। वोलाटाइल का एग्जाम्पल इथेनॉल, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लिखा दिए हैं। नॉन वोलाटाइल का सुक्रोज एंड यूरिया, दो एग्जाम्पल अभी लिख देते हैं। तो ये हो गया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब डियर स्टूडेंट, अगर सॉल्यूशन बनाए और दो तरह का सॉल्यूट डाले, ये प्योर लिक्विड है, प्योर कंपोनेंट 1, इसका जो यहां पे वेपर प्रेशर आया, सिर्फ कंपोनेंट 1 का वेपर फेज पे मॉलिक्यूल गया, कंपोनेंट 1 का ही यहां पर मॉलिक्यूल आया, कंपोनेंट 2 नहीं है क्योंकि ये प्योर कंपोनेंट है, तो इसको P01 लिखेंगे। अब हम लोग इसमें 2 मिला दिए, अब इसमें हम लोग 2 भी मिला दिए। ठीक है, तो ये डॉट बना रहा है सॉल्यूट को और ये मिला रहा है सॉल्वेंट को, तो ये हो गया सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। तो अब जो इसका वेपर प्रेशर मिलेगा हमको, तो ये भी वेपराइज करेगा, इसका भी मॉलिक्यूल मिलेगा, यह भी वेपराइज करेगा, इसका भी मिलेगा, यह भी करेगा, इसका भी मिलेगा, यह भी करेगा, सारा मॉलिक्यूल वेपराइज करेगा। क्योंकि सॉल्यूट किस नेचर का है? वोलाटाइल नेचर का। तो ये आपको वेपर प्रेशर मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे दो तरह का वेपर प्रेशर मिला, एक मिल गया आपको किसका? सॉल्यूट का, एक मिल गया सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का सब अल्टरनेट ऑर्डर में आपको मिला। तो इसको हम लोग P1 करेंगे और इसको हम लोग P2 करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, वैसा सॉल्यूशन, वह बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है और सॉल्यूट भी वोलाटाइल है, तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते तो दोनों वेपराइज करेगा, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। यहाँ जो ये वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पर दोनों का मॉलिक्यूल आएगा, P1 भी आएगा और P2 भी आएगा। तो अब इसको हम P01 नहीं लिख सके, क्योंकि अकेला नहीं है, प्योर सॉल्वेंट नहीं है, उसमें सॉल्यूट मिलाया गया है, यानी वह सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्म में आ गया है, इसीलिए अब उसको P01 नहीं लिखना है, अब उसको P1 लिखना है। तो P1 को क्या पढ़ेंगे? P01 को क्या पढ़ते? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट 1, और P1 को पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 1 ओवर द सॉल्यूशन containing non volatile solute, non volatile
सॉल्यूट। ओके, P1 को अब क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 ओवर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। माने अब ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, यहाँ पे प्योर स्टेट में था। और इसको क्या पढ़ेंगे? P2 को वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 ओवर द सॉल्यूशन, कंपोनेंट 2 ओवर द सॉल्यूशन। अगर यहीं पे हम प्योर कंपोनेंट 2 ले लेते खाली और इसको बंद कर देते एक ग्लास जार से, तो इसका जो वेपर प्रेशर आता, ये प्योर कंपोनेंट 2 था। ये क्या था? प्योर कंपोनेंट 2 और प्योर कंपोनेंट 2 के कारण इसको हम लोग P02 से इंडिकेट करते हैं और इसको पढ़ते हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ओके, तो ये हो गया वेपर प्रेशर का कहानी। तो अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ क्या है? आपको 11th में भी पढ़ा है कि अगर किसी मिक्सचर में टू और मोर देन टू सब्सटेंस है, अगर किसी मिक्सचर में 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस है, तो इंडिविजुअल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर दे देगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इसमें 3 सब्सटेंस है ए, बी और सी, या मान लीजिए कंपोनेंट 1, 2 एंड 3। इसका जो प्रेशर लगेगा P1, इसका जो प्रेशर लगेगा P2, इसका जो प्रेशर लगेगा P3, ये तीनों एक ही कंटेनर में है। तो टोटल प्रेशर exerted on the wall of the container is the sum of partial pressure of each component. Total pressure is the sum of partial pressure of each component. Partial pressure मतलब एक कंपोनेंट के का जो प्रेशर है, फिर सेकंड का जो प्रेशर है वह भी पार्शियल प्रेशर, फिर थर्ड का जो प्रेशर है वह भी पार्शियल प्रेशर। तो कंपोनेंट 1 का जो अपना अकेला इंडिविजुअल प्रेशर लग रहा है, कंपोनेंट 2 का जो इंडिविजुअल प्रेशर लग रहा है, कंपोनेंट 3 का जो इंडिविजुअल प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 3। एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, the total pressure exerted on the vessel, on the wall of the vessels is equal to sum of the partial pressure of all the component in the mixture। तो P total यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 plus P2 plus P3। ये हो गया अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये भी आप समझ गए। तो जब सॉल्यूशन में वोलेटाइल सॉल्यूट हो, यानी सॉल्यूट भी वेपराइज कर रहा है और सॉल्वेंट तो कर ही रहा है, तो दो वेपर फेज के पास P1 का भी मॉलिक्यूल है और वेपर फेज के पास P2 का भी मॉलिक्यूल है। तो इसको हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 बोल सकते हैं, इसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 बोल सकते हैं। तो टोटल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये बाइनरी सॉल्यूशन था, देयर आर 2 कंपोनेंट, तो टोटल प्रेशर P total is equal to P1 plus P2, P1 plus P2। समझ गए? दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। फिर हम बोल रहे हैं कंसेप्ट का नाम गुंजन सर, और गुंजन सर के वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एग्जाम के समय बोर्ड से पहले उस पर जितना भी क्वेश्चन देंगे उसको बनाइए और आप आगे निकलिए। हर अगला लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा डियर, इसलिए ध्यान से पढ़ो, सब्सक्राइब करो।
containing non-volatile solute. Solution containing non-volatile solute. Solution containing non-volatile solute. Solution containing non-volatile solute. ये मान लीजिए कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 1 है, ये क्या हो गया सॉल्वेंट, और ये कंपोनेंट 2 है, यूरिया, सुक्रोज, कुछ भी ले लीजिए, यूरिया ले लीजिए, ठीक है। अब इस दोनों को, ये कंपोनेंट 2 हो गया, सॉल्यूट, दोनों को मिक्स कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, तो ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी अब जो ये कंपोनेंट 2 है यूरिया, वो वेपराइज नहीं करेगा, सिर्फ कंपोनेंट 1 वेपराइज करेगा। अब जब हम सॉल्यूशन बनाए तो वेपोराइजेशन इज द सरफेस फेनोमेना, ये सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है वो इवोपरेट करेगा। तो जब यूरिया मिला दिए, ये सॉल्वेंट था, इसमें यूरिया जब मिला दिए, ये सॉल्यूशन बन गया, और जब सॉल्यूशन बना तो सरफेस से कुछ वाटर मॉलिक्यूल को बॉटम में बल्क में भेजा, और उसके जगह पे यूरिया अपना पोजीशन ले लिया। तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट जो वेपोराइज करेगा वो कम हो गया, और ये तो कभी भी वेपोराइज नहीं करेगा, इसीलिए अब इस केस में वेपर प्रेशर घटेगा। ये जो यहाँ पर वेपर फेज है, ये क्या हो गया P1। P1 क्यों लिखे? सॉल्यूशन के अंदर है सॉल्वेंट का प्रेशर, किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का, अकेला सॉल्वेंट का प्रेशर नहीं है, और ये तो वेपराइज करेगा नहीं बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल। तो ये हो गया P1। P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन containing नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हो गया कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, वोलाटाइल मिलाएंगे तो दोनों वेपराइज करेगा। अब वेपर प्रेशर टेम्परेचर से बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन उसका ग्राफ लीनियर नहीं आएगा, उसका ग्राफ लीनियर नहीं आएगा। ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया वेपर प्रेशर, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। टेम्परेचर से लीनियरली ग्राफ नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब हम इसके बाद आपका स्टार्ट कर रहे हैं रॉल्स लॉ, ठीक है। तो रॉल्स लॉ को समझना तो आधा से अधिक आप समझ चुके रॉल्स लॉ के बारे में। अब रॉल्स लॉ आपके लिए कुछ नहीं रह गया। अब आपके लिए रॉल्स लॉ
कुछ नहीं रह गया। रॉल्स लॉ क्या है सुनिए। पहला केस है, ये फ्रेंच केमिस्ट फ्रांसिस मेरी राउल्ट gave the quantitative relation, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं। अगर 1 केजी वाटर में 1 मोल यूरिया गिरा दिए तो उसका वेपर प्रेशर घटेगा। यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर 1 केजी वाटर में 1 मोल सुक्रोज मिला दिए तो भी वेपर प्रेशर घटेगा। सुक्रोज भी नॉन वोलेटाइल है। तो यूरिया और सुक्रोज दोनों का क्वांटिटी अगर सेम है, वाटर भी सेम है, तो वेपर प्रेशर का डिक्रीज भी दोनों में सेम होगा। ये नेचर और क्वालिटी, साइज पर डिपेंड नहीं करता है, वेपर प्रेशर अमाउंट पर डिपेंड करता है। इसीलिए लिखे कि फ्रेंच केमिस्ट फ्रांसिस मैरी राउल्ट gave the quantitative relation between vapor pressure and mole fraction, vapor pressure and mole fraction। तो पहला दिया solution containing volatile solute। पहला केस में क्या दिया, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। कुछ नहीं है, 2 मिनट का है। ये एक बना लिए तुरंत हम लोग। इसमें वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, इसको हीट किए, यहाँ पे वेपर प्रेशर मिला, ठीक है। यहाँ पे वेपर प्रेशर मिला, ये मिला P1, ये मिल गया आपको P2। तो वोलेटाइल सॉल्यूट है तो दोनों वेपराइज करेगा, 1 कंपोनेंट सॉल्वेंट का, 2 कंपोनेंट सॉल्यूट का। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, ये P1 किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। P1 है तो वह कितना बढ़ेगा, उसके मोल फ्रैक्शन x1 या जीटा 1, x1 या जीटा 1। बोलने में आसान होगा, x1 आप x1 बोलिए, लेकिन उसको जीटा समझिए, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका मोल फ्रैक्शन x1 के, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन x2 के, ठीक है। तो कह रहा है फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, माने जिस सॉल्यूशन में वोलेटाइल सॉल्यूट डाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर, एक का वेपर प्रेशर पार्शियल कराएगा, हर कंपोनेंट का अकेला अकेला। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, फिर पढ़ रहे हैं, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और P1 इज इक्वल टू, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे और कांस्टेंट के रूप में उस लिक्विड का प्योर स्टेट में क्या वेपर प्रेशर था उसी को ले लेते हैं। तो कोई भी कंपोनेंट 1 जब था प्योर स्टेट में तो उसका वेपर प्रेशर P01 करते थे। तो यहाँ पर कांस्टेंट उसी के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर को लेंगे। क्यों लेंगे तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1, ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी में इसी कंपोनेंट 1 का स्टैंडर्ड स्टेट का वेपर प्रेशर लिए। सिमिलरली P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, हर का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
x2 को जीटा 2 पढ़िएगा, लेकिन आसान होगा x2। अब P2 जब यहां भी हटाएंगे तो इस 2 कंपोनेंट का जो प्योर स्टेट में आएगा P02 इंटू x2, ये हो गया सेकेंड। ओके, अब टोटल प्रेशर डाल्टन्स के लॉ से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, P total is equal to P1 प्लस P2। इंडिविजुअल का जो पार्शियल प्रेशर है दोनों को जोड़ दीजिए, P1 और P2 को, तो P टोटल बराबर क्या होगा, P1 बराबर क्या है, P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। ये P1 बराबर P01 x1, P2 बराबर P02 x2। ओके, दिस इज द इक्वेशन 3। अब डियर स्टूडेंट, the sum of mole fraction of all component, the sum of mole fraction of all component in a solution is equal to 1। ये भी हम बता चुके हैं। तो अब देखिए, इसको जल्दी उतारिए, मिटाएंगे। अब देखिए, we know that x1 plus x2 is equal to कितना, 1। इसके बाद लिखिएगा therefore x1 is equal to 1 minus x2, x2 plus x1 is equal to 1। जितना कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, तो x1 बराबर क्या होगा, 1 माइनस x2। तो अब इक्वेशन 3 में x1 का वैल्यू बैठा देंगे और x2 बराबर क्या होगा, 1 माइनस x1। तो एक बार x1 का वैल्यू बैठा देंगे, एक बार x2 का वैल्यू बैठा देंगे, तो वह भी रिजल्ट हमको यह बताएगा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of any one of the component। एक एक करके बैठाएंगे, तो टोटल वेपर प्रेशर is linearly proportional to, linearly varies with the mole fraction of either component। ठीक है, ये फाइनल कंक्लूजन में आएगा। तो पहले देखिए, अब यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 P टोटल इज इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2। अब हम x1 के जगह क्या बैठाते हैं, 1 माइनस x2, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P01 1 माइनस x2 प्लस P02 x2। ओके, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व कर ले, क्या कर ले, सॉल्व कर ले, तो P टोटल इज इक्वल टू P01 माइनस P01 x2 प्लस P02 x2। ओके, P टोटल इज इक्वल टू, इस दोनों में पहले कॉमन ले लीजिए, तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताइए, x2। तो x2 कॉमन ले लिए, कौन, प्लस x2, तो यहाँ पे क्या बचा, P02 प्लस वाला, ये प्लस वाला x2 को कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा, P02 माइनस, यहाँ क्या बचा, P01, और ये क्या आ जाएगा, प्लस P01। आया समझ में। अब P01 P02 ये सारा क्या है, कांस्टेंट है, सारा क्या है, कांस्टेंट है। तो टोटल मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 4 we concluded that
फ्रैक्शन टोटल वेपर प्रेशर is linearly varies with mole fraction. From equation 4 we concluded that the total vapor pressure P total is linearly varies with mole fraction of component 2. ओके, सिमिलरली अब देखो इसको उतार लो जल्दी। सिमिलरली P total is equal to P01 x1 plus P02 x2। अब इस इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 3 x2 के जगह पे 1 माइनस x1 बैठा देंगे तो P टोटल बराबर P01 x1 प्लस P02 1 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा P01 x1 प्लस P02 माइनस P02 इंटू x1। अब इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद P टोटल क्या हो गया, P टोटल इज इक्वल टू कॉमन ले लो x1 प्लस वाला, तो बच गया क्या P01 माइनस P02 प्लस P02। ये इक्वेशन हो गया आपका फिफ्थ। इससे भी क्या पता चला, P01 कांस्टेंट, P02 कांस्टेंट, P02 कांस्टेंट, टोटल वेपर प्रेशर किसके लिनियरली वेरीज कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 के। तो ये भी आपको समझ में आ गया। सेम चीज यहाँ दिखाएगा, सिर्फ कंपोनेंट 1 के जगह कंपोनेंट 2 के जगह कंपोनेंट 1 कर देंगे। तो ये है रॉल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। डियर स्टूडेंट, रॉल्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में सॉल्यूट तो वेपराइज नहीं करेगा, सॉल्वेंट वेपराइज करेगा। तो सॉल्वेंट का एक ही रिलेशन आएगा, P1 is directly proportional to x1, P1 is directly proportional to x1 और P1 is equal to P01 into x1, क्या कि 2 वाला कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। और स्टेटमेंट तो यही हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम थोड़ा सा बता के आइडियल नॉन आइडियल पढ़ाते हुए आइडियल का नॉन आइडियल का टाइप बताएंगे, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर भी हम आपको उतना टाइम दे के वीडियो दे रहे हैं जितना आप देख सके। सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो बोर्ड एग्जामिनेशन के समय आप मेरे क्वेश्चन को लेने के लिए फिर इधर उधर भटकिएगा। हम सारा चीज चैनल पे डालेंगे। बाय।